Hello my dear students, welcome to our channel and in my class। कैसे हैं आप लोग? होप ऑल आर फिट एंड फाइन। आज अपन बात करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, लेकिन इससे प्रीवियस वाले लेक्चर्स में अपन ने क्या पढ़ा था इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इससे प्रीवियस लेक्चर्स में अपन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर का टॉपिक ख़त्म कर लिया है, ठीक है, न्यूमेरिकल भी ख़त्म कर लिए हैं उसके। चलिए, तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्स रेज, ठीक है। कुछ रेज, ऐसी रेज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिनका नाम है एक्स रेज। क्या नाम है? एक्स रेज, ठीक है। क्या होती है? बेसिकली रॉन्टगन नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था। ये बनाया क्या, हम बोल सकते हैं गलती से इन्वेंट कर दिया 1895 के अंदर, ठीक है। हुआ क्या था, ये खोज कुछ और रहे थे, मतलब कि एक्सपेरिमेंट किसी और चीज़ का चल रहा था और बन गई एक्सरे, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इन्होंने गलती से बना दी, ठीक है। कब? 1895 के अंदर इसको इन्वेंट किया था रॉन्टगन साहब ने, ठीक है। ये हमारे फिजिक्स के प्रोफेसर हैं हमारे वुड्सबर्ग के अंदर एंड बेवेरिया के रहने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या था कि ये जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? टेस्टिंग कर रहे थे कैथोड रेज की, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ, अचानक से एक रेज निकली, ठीक है। इन्होंने बोला कि ये तो भाई ख़तरनाक रेज है, क्योंकि वो क्या कर जा रही थी कि वो हड्डी हड्डी को, मतलब कि फ़ोटो लेके चली आ रही थी, हड्डी हड्डी का क्या कर रही थी, फ़ोटो लेके चली आ रही थी। तो साइंटिस्ट बोले ये तो ख़तरनाक रेज है, ठीक है। यानी कि उन्होंने फिर इसका नाम क्या रख दिया? एक्स रेज नाम रख दिया। एक्स रेज क्यों नाम रखा? इसका कोई सोच समझ के नाम नहीं रखा गया, ठीक है। एक्स रेज इस वजह से नाम रखा गया क्योंकि इसके नेचर के बारे में अपन को कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी। इसकी एनर्जी क्या थी? बहुत ज़्यादा हाई। फ्रिक्वेंसी क्या थी? बहुत ज़्यादा हाई, ठीक है। तो अगर फ्रिक्वेंसी हाई होगी तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी? बहुत ही मिनिमम होगी। तो साइंटिस्ट ने बोला इसका नाम क्या है? एक्स रे, ठीक है। एक्स का मीनिंग ही होता है अननोन। एक्स का मीनिंग ही होता है अननोन, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अननोन रेज यानी कि जिनके बारे में साइंटिस्ट को पता नहीं था, ठीक है। तो उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? एक्स रेज। तो ये आप समझ गए ना। तो इनिशियली इसका यूज़ जो किया जाता था वो जूता फैक्ट्री के अंदर किया जाता था। हाँ, रियली में इसका यूज़ किस में किया जाता था? जूता फैक्ट्री के अंदर किया जाता था, लोगों को जूता पहनाने में, ठीक है। क्या करते थे, हमारे पैर का एक्सरे लेते थे और बोलते थे कि ये वाला जूता आपके लिए परफेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से यूज़ करते थे एक्स रेज का। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रेज होती थी, उनको ये बात नहीं पता थी। तो क्या हुआ, जब बहुत दिन हो गए, ठीक है, वर्कर्स वहाँ पे जो काम करते थे उनके जब मतलब कि कई सारी बीमारियाँ होने लगी, मतलब कि उनका शरीर वरी ख़राब होने लगा, तब क्या हुआ कि उन्होंने बोला इसका यूज़ जूता फैक्ट्री के अंदर नहीं है, इसका यूज़ मेडिकल साइंस के अंदर है, ठीक है। तब हमारे डॉक्टर्स लोग जो क्या हैं वो टूटी हड्डियाँ देखने लगे। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है मेडिकल साइंस के अंदर। बाकी हम बोल सकते हैं मैमोग्राफी, ठीक है, जिससे ब्रेस्ट कैंसर की जांच होती है, उसमें भी हमारी एक्स रेज की यूज़ की जाती है। वो एक स्टैंडर्ड स्क्रीनिंग मेथड होता है जिसके द्वारा हम लोग ब्रेस्ट कैंसर की जाँच करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ये तो समझ गए होंगे कि एक्स रेज कहाँ से आई। रॉन्टगन नाम के साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया। कब इन्वेंट किया? 1895 के अंदर इन्वेंट किया। इसका नाम एक्सरे क्यों पड़ा? क्योंकि इसके नेचर के बारे में अपन को कोई भी जानकारी नहीं थी। इतना जानते थे कि इसकी एनर्जी क्या है? बहुत ज़्यादा हाई, ठीक है। इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है? बहुत ज़्यादा हाई, ठीक है। तो यहाँ से अपन को पता क्या चला कि इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है एंड फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा ही हाई है। तो ये खतरनाक टाइप की रेस थी जो हमारी हड्डी का फ़ोटो लेके चली आ रही थी। तो हमने बोला अगर इनकी एनर्जी हाई है, ठीक है, इनकी फ्रिक्वेंसी हाई है, तो क्या इनकी पेनिट्रेशन पावर भी बहुत ज़्यादा होगी। पेनिट्रेशन पावर का मतलब समझते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ को चीर फाड़ के निकल जाने की जो कैपेसिटी होती है उसको अपन बोलते हैं पेनिट्रेशन पावर। तो इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी, ठीक है। ये क्या कर रही थी, हमारे जो मांस वास होता है मतलब हम लोगों का, उसको तो एकदम चीर के चली जा रही थी। मतलब कि हम लोग क्या करें, अपने पीछे अगर एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दें और एक्सरे ला रहे हैं, एक्सरे क्या करें अपनी बॉडी के ऊपर डालें, तो हमारी फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर क्या हो जाता है, हमारा पूरा कंकाल नज़र आ जाता है, ठीक है। एक्सरे के अंदर जो अपन देखते हैं वो क्या देखते हैं? स्केलेटन सिस्टम ही तो देखते हैं। जब हम लोग जांच करवाने जाते हैं डॉक्टर के यहाँ, तो वो जब एक्सरे करता है किसी भी बॉडी के पार्ट्स का, तो उसके अंदर क्या देखते हैं? हम हड्डियों का ढांचा ही तो देखते हैं भाई साहब, और क्या होता है उसके अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग किसके द्वारा देखते हैं? एक्सरे के द्वारा देखते हैं, ठीक है। क्योंकि इसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ही हाई होती है। मांस को तो चीर जाती है लेकिन हड्डी को चीर नहीं पाती है। उसका फ़ोटो हमारा क्या होता है? फोटोग्राफिक प्लेट पे दिखा देती है। बात समझ में आ रही है? तो इनिशियली इसका जो यूज़ कहाँ किया जाता था?
शू फैक्ट्री के अंदर किया जाता था, जूते पहनाने में किया जाता था, लेकिन बाद में इसका यूज़ कहाँ किया जाने लगा, मेडिकल साइंस के अंदर, क्योंकि जो जूता फैक्ट्री के अंदर वर्कर्स थे उनको क्या हो गया, बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा। तो यहाँ से बोला गया कि ये सारी चीज़ें जो हैं जूता फैक्ट्री के अंदर काम आने वाली नहीं है, ये बहुत ही ख़तरनाक टाइप की रेज़ हैं, इनका यूज़ हम लोग यहाँ नहीं कर सकते। और मेडिकल साइंस के अंदर भी एक्सरे का यूज़ किया जाता है, लेकिन बहुत ही रेयर केस में, जब हमको बहुत ही डीप में मतलब कि बात करनी होती है हड्डी वड्डी के बारे में, तभी डॉक्टर बोलते हैं एक्सरे करवाओ। नहीं, नॉर्मली इतनी जल्दी एक्सरे नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक टाइप की रेज होती हैं, हमारी शरीर पे क्या करती हैं, इफ़ेक्ट डालती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा लिख लीजिए इसके अंदर बेसिक चर्चा। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, these are electromagnetic radiation of very short wavelength, of very short wavelength। अच्छा, एक बात बताइए, अगर इसकी एनर्जी क्या है, हमने बोला इसकी एनर्जी है बहुत ही हाई, ठीक है, फ्रिक्वेंसी भी क्या है, हाई, तो क्या इसकी वेवलेंथ क्या होगी, बहुत ही मिनिमम होगी। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग जो वेवलेंथ बात करते हैं, ठीक है, वो हमारी 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में हम लोग एक्सरे को डिफाइन करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो जो हमारी एक्सरे होती हैं वो हमारी दो टाइप की होती हैं, एक होती है सॉफ्ट एक्सरे, एक होती है हार्ड एक्सरे। ठीक है, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लिखिए पहले आप लोग, दीज आर वेरी शॉर्ट वेवलेंथ 0.1 to 100 एंगस्ट्रॉम एंड हाई एनर्जी which are formed when fast moving electron strike a target material, when fast moving electron strike a target material of high atomic mass। ठीक है, अब इनकी वेवलेंथ क्या थी, बहुत ही मिनिमम होने के कारण, ठीक है, वेवलेंथ बहुत ही मिनिमम होने के कारण ये क्या थी, इनविजिबल टू आइज थी, यानी कि हमारी आइज को विजिबल नहीं हो सकती थी। आपने देखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, लाइट के अंदर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखा होगा, आपको याद हो तो मैं बता देता हूँ उसका याद करने का तरीका क्या है। जैसे रेडियो वेव सबसे पहले आती है, तो हम बोलते हैं रेडियो को डालो माइक्रोवेव में तो वो लाल होके दिखने लगती है। ठीक है, जैसे कि हमने क्या बोला, रेडियो वेव को डालो माइक्रोवेव में तो वो लाल होके दिखने लगती है, वीआर का मतलब विजिबल रीजन। उसके बाद आती है हमारी अल्ट्रावायलेट, उसके बाद आती हैं एक्सरेज, एंड देन आती है हमारी गामा रेज, ये तो अपन जानते हैं। ठीक है, तो जो इसकी वेवलेंथ होती है, ठीक है, वो बहुत ही मिनिमम होती है, यानी हम बोल सकते हैं 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में इसकी वेवलेंथ होती है। ठीक है, तो हम लोग इसको जो डिफ़ाइन करते हैं वो दो टाइप की एक्सरे को डिफ़ाइन करते हैं, एक होती है सॉफ्ट एक्सरे, एक होती है हार्ड एक्सरे। बेसिकली एनर्जी के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, अगर अपन बात करें विजिबल रीजन की वेवलेंथ की, तो इसकी लमसम होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से, ठीक है, 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। ठीक है, इसकी वेवलेंथ विजिबल रीजन की। तो ये हमारी क्या होती है, नेक डाइस से हम इसको देख सकते हैं, बट एक्सरे को नेक डाइस से नहीं देख सकते, क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत ही ज़्यादा कम होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमने बोला कि अगर मान लीजिए हम लोग एक्सरे की एनर्जी की बात करें, तो एक्सरे की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। अगर विजिबल रीजन से अपन कंपेयर करें, यानी लाइट की एनर्जी से कंपेयर करें, तो हमने बोला अगर इसकी एनर्जी बहुत ही हाई, यानी कि ये जो फोटोन एमिट करेगा वो भी क्या करेगा, हाई एनर्जी का करेगा। यानी कि अगर हम लोग बात करें एक्सरे फोटोन की, ठीक है, अगर अपन एक्सरे फोटोन की बात करें तो उसकी जो एनर्जी होती है वो करीब 1000 टाइम्स ऑफ लाइट ऑफ फोटोन, यानी कि लाइट के फोटोन की 1000 टाइम होती है। बात समझ सकते हैं, 1000 गुना ज़्यादा एनर्जी होती है हमारी लाइट के फोटोन से। सोचिए कितनी ज़्यादा हाईली एनर्जी होती है, और जब हाईली एनर्जी होती है तो ये क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा रेडिएशन एमिट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा हीट एमिट करते हैं।
ठीक है। अभी जब अपन इसको बनाने की बात करेंगे, यानी इसके फॉर्मेशन की बात करेंगे, तब उसमें देखेंगे कि किस तरीके से हीट निकलती है, मतलब कि कितना ज़्यादा हीट ये जनरेट करती है, ठीक है, और उसके लिए कौन सा मटेरियल अच्छा रहता है हमारे इसको बनाने के लिए, ठीक है। तो आपको इतनी चीज़ पता चल गई कि हमने देखा हाई वेवलेंथ होती है, सॉरी हाई फ्रिक्वेंसी होती है, हाई एनर्जी होती है एंड मिनिमम वेवलेंथ होती है। मिनिमम वेवलेंथ की होने की वजह से इनकी जो एनर्जी होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि ये 1000 गुना होती है लाइट के वेवलेंथ के, ठीक है। हमने देखा इनको एनर्जी के बेसिस पे 2 टाइप में देखा गया है। कौन कौन सा? एक होती है हमारी हार्ड वेवलेंथ, सॉरी हार्ड एक्सरे, एंड एक होती है अपन की सॉफ्ट एक्सरे, ठीक है। तो हार्ड एक्सरे की अगर बात करें तो 0.1 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ की जो हमारी एक्सरे होती है उसको अपन बोलते हैं हार्ड एक्सरे, एंड जो 100 एंगस्ट्रॉम के जो हमारी होती है वेवलेंथ की जो एक्सरे होती है उसको अपन बोलते हैं सॉफ्ट एक्सरे। तो हार्ड एक्सरे एंड सॉफ्ट एक्सरे के बारे में आपको पता चल गया। चलिए इसमें आप लोग लिख सकते हैं दीज आर टू टाइप्स। इसमें लिखिएगा 0.1 एंगस्ट्रॉम वाली को क्या बोलेंगे? हार्ड एक्सरे, एंड 100 एंगस्ट्रॉम वाले को क्या बोलेंगे? सॉफ्ट एक्सरे। आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। हाँ, अगर इनकी एनर्जी की बात करें अपन तो एनर्जी क्या बोल सकते हैं कि जो हार्ड एक्सरे की एनर्जी होती है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग नोट कर सकते हैं इसको। अगर इनकी एनर्जी की बात करें तो बोलिए कौन सी एनर्जी ज़्यादा, किसकी? हार्ड एक्सरे की एनर्जी ज़्यादा या फिर सॉफ्ट एक्सरे की एनर्जी ज़्यादा? तो हम बोलेंगे एनर्जी ऑफ हार्ड एक्सरे इज़ ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ सॉफ्ट एक्सरे। क्यों? क्योंकि जिसकी वेवलेंथ सबसे मिनिमम होगी उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। इसी वजह से जो 0.1 एंगस्ट्रॉम वाली एनर्जी है उसको अपन क्या बोलते हैं, सॉरी जो 0.1 एंगस्ट्रॉम वाली वेवलेंथ है इसको अपन क्या बोलते हैं? हार्ड एक्सरे, ठीक है। एंड 100 एंगस्ट्रॉम वाली जो वेवलेंथ है कि मतलब कि एक्सरे है उसको अपन क्या बोलते हैं? सॉफ्ट एक्सरे, क्योंकि इसकी एनर्जी एज कंपेयर टू दिस कम होती है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या बोला? एनर्जी ऑफ हार्ड एक्सरे इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ सॉफ्ट एक्सरे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू हाई एनर्जी एक्सरे हैव हाई पेनेट्रेशन पावर। अभी हमने बताया कि अगर किसी भी एक्सरे की एनर्जी हाई होगी तो उसकी पेनेट्रेशन पावर भी बहुत ही ज़्यादा हाई होगी, यानी कि वो आराम से हमारे मांस को चीर फाड़ के निकल जा सकती है। बात समझ में आ रही है? चलिए अब देखिए, हमको ये पता चल गया कि इस एक्सरे की एनर्जी क्या होती है? बहुत ज़्यादा हाई, ठीक है। फ्रिक्वेंसी क्या होती है? बहुत ज़्यादा हाई। तो हमने इसको फॉर्मेशन का भी एक तरीका ढूंढा, ठीक है। इसके फॉर्मेशन का भी हमने क्या किया? एक तरीका ढूंढा, ठीक है। जैसे अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या करते थे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर आपने पढ़ा है, उसमें अपन क्या करते थे? फोटोन को गिराते थे किसी मेटल सरफेस पे और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता था, ठीक है। लेकिन एक्सरे का फॉर्मेशन इसका जस्ट अपोजिट है, ठीक है। एक्सरे के फॉर्मेशन में अपन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को गिराते हैं और वहाँ से फोटोन बाहर निकलता है। बात समझ में आ रही है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर क्या करते थे? फोटोन गिराते थे एंड इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता था, और यहाँ पे क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन गिराते हैं और फोटोन बाहर निकलता है, ठीक है। जनरली कूलिश ट्यूब के अंदर इसको बनाते हैं। किसके अंदर? नाम क्या है उसका? कूलिश ट्यूब। अभी मैं इसका एक्सपेरिमेंट करवाऊंगा, ठीक है। कूलिश ट्यूब के अंदर इसको बनाते हैं, ठीक है। बात समझ रहे हैं? तो वहाँ पे क्या होता है? बहुत ही हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। इनको क्या किया जाता है? जब हम लोग एक कॉइल लेते हैं, यानी बेसिकली इलेक्ट्रॉन गन लेते हैं, उसमें जब हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं और बहुत ही ज़्यादा हीट जनरेट करते हैं तो वहाँ से कॉइल में से क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन बाहर चालू होना, मतलब कि इलेक्ट्रॉन क्या होना चालू होते हैं? बाहर निकलना चालू होते हैं। तो वहाँ से क्या होता है? जब उसके आगे हम लोग कोई टारगेट मटेरियल लगाते हैं जिसकी मतलब कि कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, थर्मल कंडक्टिविटी, और हम बोल सकते हैं कि जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, ऐसे मटेरियल को हम लोग लगाते हैं। जनरली टंगस्टन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जब हम लोग लगाते हैं तो जब इलेक्ट्रॉन उस टारगेट मटेरियल पर गिरता है तो वहाँ से फोटोन निकल के आते हैं। तो जो फोटोन निकल के आते हैं उनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है, तो हम बोलते हैं इस टाइप के फोटोन जो हैं वो हमारे कैसे फोटोन है? एक्सरे फोटोन है, क्योंकि एनर्जी इनकी बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो वहाँ से जो फोटोन निकलते हैं अपन के, उनको अपन क्या नाम देते हैं? एक्सरे फोटोन नाम देते हैं, और इन्हीं का यूज़ अपन किस में करते हैं? टूटी हड्डियाँ देखने में करते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और मेमोग्राफी के अंदर भी इसका यूज़ करते हैं। मेमोग्राफी आपको बता दिया हमने, स्टैंडर्ड स्क्रीनिंग मेथड होता है जिससे हम लोग ब्रेस्ट
कैंसर की जांच करते हैं। ठीक है, चलिए तो आप लोग यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो लिख लीजिए, द फंडा ऑफ जनरेशन इज अपोजिट टू दैट ऑफ पीईई। देखिए, द फंडा ऑफ जनरेशन इज अपोजिट टू दैट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं पीईई। क्या लिख सकते हैं? पीईई। ठीक है, that is here electron are made to fall, that is here electron are made to fall on the target and the photon thus generated are called X-ray photon, फोटोन। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए अब आप लोग हेडिंग डालिए कूलिश ट्यूब। इसका फॉर्मेशन भी देख लेते हैं भाई साहब कैसे बनाते हैं इसको। तो वीडियो आपको मतलब कि आपको इसके अंदर के कॉन्सेप्ट सारे अच्छे से समझ में आ रहे हैं ना? कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करते हैं। अगर कोई डाउट नहीं है भाई साहब, मज़ा आ रही है वीडियो में, तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, सबसे पहले चलिए यहाँ पे हेडिंग डालते हैं अपन कूलिश ट्यूब। क्या हेडिंग डालेंगे? कूलिश ट्यूब। किसके अंदर बनाते हैं इसको? कूलिश ट्यूब के अंदर बनाते हैं। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका, देख लेते हैं। थोड़ा सा गड़बड़ बना। क्या बना भैया? तो मछली बन गई। ढंग से बना देते हैं। ठीक है, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है अपन का कूलिश ट्यूब का। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, हम लोग जनरली कॉइल लगाते हैं इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे लगा देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, हाई पोटेंशियल से इसको क्या करते हैं, जब हम लोग हीट अप करते हैं तो यहाँ से हमारी इलेक्ट्रॉन बाहर आना चालू होते हैं। ठीक है, ये है कॉइल, और इसको बेसिकली बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गन। यहाँ होता है अपन का टारगेट मटेरियल। ठीक है, इस तरीके से होता है हमारा क्या, टारगेट मटेरियल। ठीक है, जिस पे क्या होते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन फॉल होते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या होता है, जब हम लोग इसको हाई पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं और इसको हम लोग क्या कर देते हैं, ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से कुछ होता है इसका स्ट्रक्चर। ये अपन की जो ट्यूब बनी हुई है इसी का नाम होता है कूलिश ट्यूब। ठीक है, इसमें क्या होता है, टारगेट मटेरियल लगा होता है, बहुत ही हाई इसकी मतलब कि कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। क्यों होता है हाई? इस टाइप का मटेरियल अपन क्यों लेते हैं इसके अंदर? क्योंकि जब हम लोग इसको हाई पोटेंशियल डिफरेंस पे, ठीक है, हाई पोटेंशियल डिफरेंस पे जब अपन इसको क्या करते हैं, हीट अप कराते हैं, इस कॉइल को हीट कराते हैं, तो यहाँ से क्या होता है, जनरली इलेक्ट्रॉन बाहर आना चालू होते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन बाहर आना चालू होते हैं, ठीक है, तो यहाँ से जब ये इलेक्ट्रॉन इस टारगेट मटेरियल पे टकराते हैं तो यहाँ से निकलते हैं फोटोन। यहाँ से क्या निकलना चालू हो जाते हैं, फोटोन निकलना चालू हो जाते हैं, जिनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। और इन फोटोन को अपन क्या बोलते हैं, एक्सरे फोटोन। क्या नाम देते हैं इन फोटोन को? एक्सरे फोटोन नाम देते हैं। तो ये भाई साहब, जब ये जो टारगेट मटेरियल होता है, ठीक है, ये जब फोटोन वोटोन निकाल लेता है तो इसकी ये बहुत ही तगड़ी हीट जनरेट करता है, बहुत ही खतरनाक। ठीक है, बहुत तगड़ी हीट जनरेट करता है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे नॉर्मल मटेरियल ले लेना वो तो निपट जाएगा एकदम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही हाईली टाइप का मटेरियल लेते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, इतनी ज़्यादा हीट जनरेट होती है, ठीक है, कि ये मटेरियल बहुत ही ज़्यादा हॉट हो जाता है, बहुत ही गर्म हो जाता है। इसके लिए हम लोग एक पीछे से इसके अंदर कूलिंग टावर भी लगाते हैं।
इस कूलिंग टावर का क्या काम होता है, आप लोग देख पा रहे हैं इस कूलिंग टावर का जो काम होता है, ठीक है, तो ये जब मटेरियल क्या होता है फोटोन वोटोन निकाल के हीट होता है, तो ये क्या करता है उसकी हीट को बाहर निकाल देता है, ठीक है, उसकी हीट को क्या करता है खींच खाच के बाहर निकाल देता है, इसका नाम होता है कूलिंग टावर, ठीक है। अच्छा, यहाँ से जब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जब हम लोग हीट अप करके इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं, तो जो हीट होके इलेक्ट्रॉन कॉइल से बाहर निकलता है, ठीक है, तो हीट करने की जो प्रोसेस होती है इसको अपन एक नाम देते हैं, ठीक है, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है थर्म आयनिक एमिशन, ठीक है, थर्म आयनिक एमिशन नाम देते हैं, ठीक है। जब थर्म आयनिक एमिशन अपन कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और इस तरीके से हमारे जो फोटॉन्स बनते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, एक्सरे फोटॉन बोलते हैं। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक्सरे फोटॉन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, जिससे हमारी क्या बनती है, एक्सरेज बनती हैं, ठीक है। चलिए इसमें लिखिए आप लोग, द ट्यूब इज ऑपरेटेड एट अ हाई पोटेंशियल डिफरेंस, द ट्यूब इज ऑपरेटेड at a high potential difference and the electrons come out of the cathode due to heat in the coil, ब्रैकेट में लिख लेना थर्म आयनिक एमिशन, ड्यू टू हीट इन द coil, ब्रैकेट में लिख लेना थर्म आयनिक एमिशन। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू द हीट generated and the losses of target material should have the following properties, ठीक है, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा हीट जनरेटेड होती है जिसकी वजह से टारगेट मटेरियल का लॉस हो सकता है, इस वजह से हम लोग इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसी टाइप का मटेरियल लेते हैं, ठीक है, जिस टाइप की प्रॉपर्टी होती है। अगर इस कोई भी मटेरियल के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी हैं तभी वो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर टिक पाएगा, अदरवाइज नहीं टिक पाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ आप लोग लिख लीजिए कि हम लोग किस टाइप का मटेरियल जनरली यूज़ करते हैं। तो इसमें आप लोग लिखिए फर्स्ट पॉइंट, इट शुड हैव अ लार्ज मेल्टिंग पॉइंट, इट शुड हैव अ लार्ज मेल्टिंग पॉइंट, यानी जो टारगेट मटेरियल होना चाहिए उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं, इट शुड हैव अ हाई स्पेसिफिक हीट, इट शुड हैव अ हाई स्पेसिफिक हीट, यानी कि इनकी जो हीट होनी चाहिए, स्पेसिफिक हीट होनी चाहिए इनके पास वो बहुत ही ज़्यादा, यानी इनकी जो कैपेसिटी होनी चाहिए स्पेसिफिक हीट को झेलने की वो ज़्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट आप लोग लिख सकते हैं, इट शुड हैव अ हाई थर्मल कंडक्टिविटी, इट शुड हैव अ हाई थर्मल कंडक्टिविटी। अब स्पेसिफिक हीट क्या होती है, आपने 11वीं क्लास में हीट के अंदर पढ़ा होगा, इसको Q से डिनोट करते हैं और ये होती है MS डेल्टा T, ठीक है। ये हमारी Q क्या होती है, हीट होती है, एंड जो S होती है इसको अपन बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट, ये आपने 11वीं क्लास के अंदर पढ़ा होगा, ठीक है। और थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, dQ/dt इज इक्वल टू में होता है KA dt/ds, ठीक है, ये होता है अपन का dt/dx होता है, ठीक है। तो ये अपन का होता है, इसमें होता क्या है, ये जो अपन की होती है इसको बोलते हैं अपन टेम्परेचर ग्रेडियंट, क्या बोलते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट। कुछ याद ही नहीं आ रहा ना, याद आएगा भाई साहब, जब आप 11वीं क्लास की हीट देखोगे तो उसमें आप लोग ने ये पढ़ा हुआ है, नहीं याद आ रहा तो आप लोग हीट चैप्टर देख सकते हो, ठीक है। अब देखिए ये जो होता है अपन का, इसको अपन बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, क्या बोलते हैं, के को बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। एंड ये जो अपन की dQ/dt लिखी हुई है इसको अपन बोलते हैं थर्मल करंट। ये सारी चीज़ें आप लोग हीट में पढ़ चुके हैं, ठीक है, थर्मल करंट। बात समझ में आ रही है। तो आप लोग अगर चाहें तो इसके नीचे ये वाला फॉर्मूला लिख भी सकते हैं थर्मल कंडक्टिविटी के नीचे। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिखिए, इट शुड हैव अ हाई एटॉमिक नंबर, इट शुड हैव अ हाई एटॉमिक नंबर, यानी कि हम लोग ऐसा मटेरियल लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। जनरली हमने बोला था क्या यूज़ करते हैं, टंगस्टन यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर जो हम लोग रेस पढ़ने वाले हैं वो हम लोग दो टाइप की रेस पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे कंटिन्यूअस एक्सरे एंड एक अपन पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, मतलब कि एक प्रकार की एक्सरे पढ़ेंगे कौन सी, कंटिन्यूअस वाली, एंड दूसरी प्रकार की जो पढ़ेंगे वो कौन सी पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो कंटिन्यूअस एक्सरे क्या होती हैं, आप लोग अब हेडिंग डालेंगे कंटिन्यूअस एक्सरे, क्या हेडिंग डालेंगे, कंटिन्यूअस एक्सरे, ठीक है।
तो आप लोग समझ गए इसको बनाते कैसे हैं। इसकी एनर्जी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा हाई, पेनिट्रेशन पावर बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। इसको बनाते हैं एक्सरेज को अपन कूलिश ट्यूब के अंदर एंड ठीक है। इसका जो इन्वेंशन किया था वो किसने किया था, रॉन्जन ने किया था। अब अपन दो टाइप की एक्सरेज पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूस एंड एक पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे कॉन्टिन्यूस एक्सरे, ठीक है, कॉन्टिन्यूस एक्सरे। कॉन्टिन्यूस क्यों बोला गया, क्योंकि इनका जो ग्राफ मिला वो कैसा मिला था अपन को, कॉन्टिन्यूस मिला था, ठीक है। इनका जो ग्राफ अपन को मिला था वो कैसा मिला था, कॉन्टिन्यूस मिला था। यानी जनरली इनकी रेंज की बात करते हैं अपन, किसकी, जब भी हम लोग एक्सरेज में ग्राफ की बात करते हैं तो हम लोग इसकी रेंज की बात करते हैं। जैसे हमने बोला इतने से इतने रेंज तक की जितनी भी एक्सरेज आएंगी वो सारी हमारी किसके अंदर आएंगी, कंटिन्यूस के अंदर आएंगी, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, रेंज के ऊपर कंटिन्यूस एक्सरे एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। और इसी में अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की बात करें तो जब हम लोग हर एक ट्रांजिशन का, ठीक है, जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पर जो कहानी होती है वो कंटिन्यूस एक्सरे की जस्ट अपोजिट हो जाती है, वहाँ पे एकदम अलग कहानी निकल के आती है। यहाँ पे जो ग्राफ आता है कंटिन्यूस के अंदर वो कैसा आता है, कंटिन्यूस, ठीक है। लेकिन जब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर लिखते हैं तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, भाई साहब जब कंटिन्यूस बना लिया तो उन्होंने बोला कि भाई साहब खालिया तो थे ही, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि अब हम लोग क्या करते हैं, हर एक ट्रांजिशन का अलग अलग एक्सरे बनाते हैं, ठीक है, मतलब एक्सरे का ग्राफ बनाते हैं। जो भी ट्रांजिशन होता है, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में, ठीक है, हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा है ना स्पेक्ट्रम, उसमें जब देखा है कि हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जाता है, ठीक है, तो वहाँ से क्या होता है, स्पेक्ट्रल लाइन्स मिलती हैं, लाइमन बामर। तो उन्होंने क्या किया, हर एक ट्रांजिशन के लिए, ठीक है, जब अलग अलग ग्राफ बनाना चालू किया तो ग्राफ कंटिन्यूस ना होकर कैसा हो गया, इस टाइप से कुछ आने लगा, ठीक है, मतलब कि उसके अंदर क्या आने लगे, पीक स्पीक आने लगी, यानी कि क्या होने लगी, स्पाइस आने लगी, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से स्पाइस आने लगी, यानी कि चोंच नज़र आने लगी, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे चोंच वाला ग्राफ आया, हमने बोला ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे 2 से 1 में ट्रांजिशन हुआ, 3 से 1 में ट्रांजिशन हुआ, या 4 से 1 में हुआ, या फिर 3 से 2 में हुआ, तो हर एक ट्रांजिशन के लिए जब उन्होंने ग्राफ बनाया ना तो ये कुछ इस टाइप से आया, ठीक है। तो इसको अपन ने क्या नाम दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे नाम दिया। फिलहाल कंटिन्यूस एक्सरे कैसा होता है, हमने बोला कि इसको अपन रेंज में डिफाइन करते हैं, यानी एनर्जी की जो रेंज होती है, हमने बोला इस रेंज के मतलब कि इतने से इतने रेंज के बीच में जो हमारी एक्सरेज आएंगी उनको अपन क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस एक्सरे। तो आप लोग इसके अंदर सबसे पहले लिख लेंगे थोड़ा सा, फिर अपन चर्चा करते हैं इसके बारे में, ठीक है। चलिए, दीज एक्सरेज हैव अ रेंज ऑफ वेवलेंथ, दीज एक्सरेज हैव अ range of wavelength values and thus have a continuous spectrum and thus have a continuous spectrum। अब देखिए, जो आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर पढ़ा था ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर आपने क्या पढ़ा था कि एक फोटोन अगर आएगा और किसी मेटल सरफेस पे गिरेगा तो वो केवल और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता है, कई सारे फोटोन मिलके एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं कर सकते। उसी तरीके से अपन क्या देखेंगे, ठीक है, कि जो एक्सरेज के अंदर जब इलेक्ट्रॉन अपन फॉल कराते हैं टारगेट मटेरियल पे, तो जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो एक ही फोटोन को क्या कर पाएगा, बाहर निकाल पाएगा। कई सारे इलेक्ट्रॉन मिलके एक फोटोन को बाहर नहीं निकाल सकते, या फिर हम बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को बाहर नहीं निकाल सकते, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, एक फोटोन को बाहर निकाल सकता है, ठीक है। चलिए, तो इसमें सेकंड पॉइंट आप लोग लिख लेंगे, वन इलेक्ट्रॉन कैन eject one photon only, one electron eject can one photon only, ठीक है। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, जो अभी अपन ने कूलिश ट्यूब बनाई थी, ठीक है, उसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया था अपन ने, ठीक है, तो अगर अपन बात करें जो इलेक्ट्रॉन वहाँ से बाहर निकल रहे थे, ठीक है, जब अपन ने हीट दिया, उसको पोटेंशियल डिफरेंस दिया, हाई पोटेंशियल डिफरेंस पे, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे थे। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे थे, ठीक है, उनकी अगर अपन एनर्जी की बात करें तो क्या उनकी जो एनर्जी होगी वो उनके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगी, क्योंकि भाई साहब हम जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, उतनी ही तो एनर्जी ये लेके बाहर निकल रहा है। बात समझ में आ रही है। जैसे हमने मान लो 20 किलोवोल्ट्स का क्या दे दिया, इसको पोटेंशियल डिफरेंस दिया, तो जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी क्या होगी,
पोटेंशियल डिफरेंस के ही तो बराबर होगी ना। तो हम बोलेंगे कि हमने मान लो इसको V पोटेंशियल डिफरेंस दिया, ठीक है, तो हम बोलेंगे इसकी जो एनर्जी होगी, और एनर्जी किस फॉर्म में होगी, क्या काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी, और ये काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, मैक्सिमम, और तो ये बराबर हो जाएगा किसके, EV के। बात समझ रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी, जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, कॉइल से बाहर निकल रहा है, उसकी एनर्जी होगी EV। अब ये क्या कर रहा है, जब टारगेट मटेरियल से टकरा रहा है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, फोटोन एमिट कर रहा है, और फोटोन की एनर्जी अपन जानते हैं क्या होती है, जल्दी से बोलिए, फोटोन की एनर्जी होती है hc/λ, ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन बात करें तो इसको मान लें इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लें इक्वेशन नंबर सेकंड। तो जब अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, तो क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं कि EV में होता है हमारा hc/λ, ठीक है। अब यहाँ से अगर अपन लैम्डा की वैल्यू निकालना चाहें तो आती है hc/E/V। जब अपन यहाँ से h की वैल्यू रखते हैं, c की वैल्यू एंड E की वैल्यू रखते हैं, तो जो लैम्डा की वैल्यू आती है वो आती है 12400/V, ठीक है, और ये आती है अपन की एंगस्ट्रॉम में। अब याद करिए वो वाला फॉर्मूला, अपन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या पढ़ा था, एनर्जी पढ़ी थी। देखिए एनर्जी क्या पढ़ी थी अपन ने, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 12400/λ इन एंगस्ट्रॉम, और ये जो अपन की एनर्जी आई थी ये किस में आई थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आई थी, ठीक है। वहाँ पे हम लोग क्या बात करते थे, एनर्जी की बात करते थे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हमने निकाला है वो निकाला है वेवलेंथ इन द टर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में हम लोग वेवलेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला अपन का अलग है, ये वाला फॉर्मूला अपन का अलग है। इसमें एनर्जी कैलकुलेट करते थे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसमें अपन क्या कर रहे हैं, लैम्डा कैलकुलेट कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में। तो ये जो लैम्डा आती थी ये कैसी आती थी, मिनिमम। इसी वजह से इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको एक और नाम से जानते हैं, कट ऑफ वेवलेंथ। कौन सा नाम से जानते हैं, कट ऑफ वेवलेंथ। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और जो हमारी कंटिन्यूअस एक्सरे हैं इनको अपन वाइट एक्सरे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्यार से इनको वाइट एक्सरे के नाम से भी जाना जाता है। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वाइट एक्सरे, ठीक है। इनको अपन वाइट एक्सरे के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे लैम्डा मिनिमम का आप लोग फॉर्मूला लिख लीजिए, ठीक। लेकिन इससे पहले आप लोग एक पॉइंट लिखिए, देखिए इलेक्ट्रॉन हैज़ अ मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन हैज़ अ मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट by the potential difference applied, by the potential difference applied, this is generated the photon, this is generated the photon, and thus we can say that, and thus we can say that energy of photon is equal to hc/λ। और आप लोग ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, Ke max is equal to EV नॉट, Ke max is equal to EV नॉट। यहाँ से आप क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को इस तरीके से इक्वेट करेंगे, और यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि मिनिमम वेवलेंथ, एक्सरे फोटोन की मिनिमम वेवलेंथ निकाल लेंगे इन द टर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। नोट कर लिया। अब चलिए अगर इनके ग्राफ की बात करते हैं तो इनका ग्राफ कैसा आता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं भाई साहब, इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन एंड लैम्डा मिनिमम के बीच में ग्राफ बनाते हैं कंटिन्यूअस एक्सरेज का, ठीक है। तो अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर हम लोग अलग अलग ग्राफ बनाएंगे, मतलब कि अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर अपन ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो ये होती है हमारी लैम्डा मिनिमम, ठीक है, और ये अपन की होती है इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है। इसको अपन डिनोट करते हैं कैपिटल आई से, ठीक। तो अपन ने जब अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर जो ग्राफ देखा ना, तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से आया, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, इस तरीके से आया। तो हमने क्या देखा कि भाई साहब जो हर एक लैम्डा के अंदर, ठीक है, ये जो मतलब हमारी जो वेवलेंथ थी, हमने देखा मिनिमम वेवलेंथ के लिए कोई भी
हमारी जो एक्सरेज है वो फॉर्म नहीं होती है। अगर अपन बात करें तो हर एक मतलब कि लैम्डा मिनिमम के लिए हमारी क्या आ रही थी, एक पॉइंट पे जो इंटेंसिटी आ रही थी वो कैसी आ रही थी, मैक्सिमम आ रही थी। बात समझ में आ रही है। तो कुछ इस टाइप का अपन को ग्राफ मिला, ठीक है। अपन क्या करते हैं इसमें मेजर मतलब कि ऊपर चर्चा करते हैं, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे चर्चा करते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चर्चा नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक एवरेज वैल्यू की चर्चा करते हैं बेसिकली, ठीक है, रेंज की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्राफ आता है वो कैसा आता है, कंटिन्यूअस आता है। और यहाँ पर जो लैम्डा मिनिमम होती है, लैम्डा हर मतलब एक मिनिमम वेवलेंथ के लिए जो एक्सरे होती हैं वो फॉर्म नहीं होती हैं, हर एक पॉइंट पर, हर एक वेवलेंथ पर, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ले लें अपन 20 किलो वोल्ट, यहाँ ले लें 30 किलो वोल्ट एंड यहाँ ले लें अपन मान लीजिए 50 किलो वोल्ट, तो हर एक पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर जो ग्राफ का पीक आता है वो अलग अलग आता है, ठीक है। और हर एक मतलब कि मिनिमम वेवलेंथ के अंदर, ठीक है, जो ग्राफ का पीक आता है, यानी हम बोल सकते हैं जो इंटेंसिटी आती है वो फिक्स्ड आती है, मैक्सिमम मिलती है। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से ये ग्राफ आता है, नोट कर सकते हैं आप लोग इसको। चलिए इसके अंदर फिर लिखेंगे फॉर लैम्डा मिनिमम इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू 0, स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी बोलते हैं या फिर इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसके अंदर आप लोग पॉइंट लिखेंगे फॉर लैम्डा मिनिमम आई इज इक्वल टू 0, आई क्या है, स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी, विच मीन दैट फोटोन आर नॉट जनरेटेड, यानी कि जब हम लोग लैम्डा मिनिमम के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी आपकी 0, एकदम लैम्डा मिनिमम, तो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी 0, तो वहाँ से कोई भी एक्सरे फोटोन जनरेट नहीं होगा, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वाइट एक्सरे, इसको अपन क्या बोलते हैं, वाइट एक्सरे भी बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। लेसर देन लैम्डा ग्रेटर इज़ द एनर्जी एंड ग्रेटर इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि इसकी, ठीक है, मतलब कि मिनिमम वेवलेंथ होने के कारण इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो बहुत ही हाई होता है एंड जो एनर्जी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। अब अपन हेडिंग डालेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, क्या नाम डालेंगे भाई साहब, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। अब कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे के अंदर ना साइंटिस्ट लोग थे वो एकदम पागल हो गए, उन्होंने क्या किया बेसिकली, हाँ वो एकदम मतलब कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने हर एक स्पेक्ट्रल लाइन का मतलब कि हर एक ट्रांजिशन का उन्होंने क्या कर दिया था भैया, एक्सरे मतलब कि ग्राफ बना डाला। तो वो जो ग्राफ आया उसके अंदर कुछ चेंजेज आए। अब देखो हर एक ट्रांजिशन के लिए बनाएंगे, जैसे आपने देखा होगा एनर्जी लेवल्स इस टाइप के अभी अपन बनवाएंगे। तो उन्होंने देखा जब 2 से 1 में ट्रांजिशन हो रहा है, जब 3 से 1 में हो रहा है, जब 4 से 1 में हो रहा है, या फिर 3 से 2 में हो रहा है, या फिर 4 से 2 में हो रहा है, तो इस हर स्पेक्ट्रल लाइन के लिए जो हमको स्पेक्ट्रल लाइन मिल रही है ना, हर एक ट्रांजिशन के लिए उन्होंने क्या किया, ग्राफ बना डाला। तो ये जो ग्राफ आया, ठीक है, वो हमारा कंटिन्यूअस ना होकर कैसा आ गया, चोंच वाला ग्राफ आ गया। तो उसको अपन ने क्या नाम दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोग लिखेंगे, देखिए कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे बेसिकली फॉर्म कैसे करते हैं, ठीक है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे होती है, जैसे अपन ने अभी बात किया था ना कि इलेक्ट्रॉन गिराते हैं तो फोटोन निकलता है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन अपन मतलब कि जो फोटोन जनरेट करवाते हैं ना एक्सरे का, वो वैकेंसी जनरेट करा के मतलब कि निकलवाते हैं, ठीक है। वैकेंसी कैसे जनरेट कराते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा एटम का न्यूक्लियस है, ठीक है, ये क्या है अपन का एटम का न्यूक्लियस है, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या करते रहते हैं भाई साहब, चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं उसके ऑर्बिट्स, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे क्या था, एक इलेक्ट्रॉन था जो इस ऑर्बिट के मतलब कि इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहा था, सर्कुलर मोशन कर रहा था। अब यहाँ से मैंने बाहर से एक इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है, इसके ऊपर क्या करा दिया, हिट करा दिया। तो जब हमने इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन हिट कराया, इसने इसको टक्कर मारी, तो ये भाई साहब कहाँ से बाहर निकला है, ये होगा इस ऑर्बिट से बाहर निकला है, यानी कि इसका क्या हो गया, इजेक्शन हो गया, इसका क्या हो गया, इजेक्शन हो गया, ये भाई साहब बाहर निकला है। अब इसके ऊपर वाली जो इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इसने बोला नीचे जगह खाली है, और हर भाई साहब क्या होना चाहते हैं, कोई भी इंसान है वो क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहता है, अपनी हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी स्टेट में आना चाहता है, यानी स्टेबल होना चाहता है। तो इसने बोला कि नीचे जगह खाली है, अब हम तो क्या कर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। तो ये भाई साहब जैसे ही नीचे आए, तो नीचे आते समय इन्होंने क्या किया, एक एनर्जी का फोटोन जनरेट किया, एक एनर्जी का क्या किया, फोटोन जनरेट किया, और वो फोटोन हमारा क्या कहलाया, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का फोटोन कहलाया, ठीक है।
ठीक है, कौन सी एक्सरे का? कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, आपने हेडिंग डाल ली है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे का क्या कहलाया? ये फोटोन कहलाया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे का यह क्या कहलाया भाई साहब? फोटोन कहलाया। यानी कि इसने क्या किया, हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन में वैकेंसी जनरेट कराते हैं। यानी कि क्या करवाते हैं, बेसिकली एटम के अंदर वैकेंसी जनरेट करा के हम लोग क्या करते हैं, फोटोन बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वैकेंसी हमने बता दिया कैसे जनरेट कराते हैं, बाहर से इलेक्ट्रॉन गिराते हैं स्टेबल ऑर्बिट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है और यहाँ से जो हायर एनर्जी लेवल वाला इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल होने के लिए लोअर एनर्जी लेवल वाले इलेक्ट्रॉन में आना चाहता है। ठीक है, और यहाँ से जब वो नीचे आता है, मतलब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है, तो वो एक फोटोन जनरेट करता है जो किसका होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे का फोटोन होता है। ठीक है, तो आप लोग इसमें लिख लीजिए कुछ पॉइंट्स, ये आप लोग डायग्राम बनाएंगे और इसके अंदर लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर लिखिए दीज एक्सरेज जनरेटेड, बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? दीज एक्सरेज जनरेटेड when electron strike an orbiting electron, when electron strike at an orbiting electron in the orbit of anode atom, next point लिखेंगे due to the jump of electron from the outer cell, to an inner cell, we receive peak in the graph which are different for different material, बात समझ में आई? यानी कि जब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, एक पीक छोड़ रहा है। ठीक है, एक पीक छोड़ रहा है जो हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग है। ठीक है, अगर इस ग्राफ की बात करें, ठीक है, तो इसका जो ग्राफ आया था कंटिन्यूअस एक्सरे का, वो कैसा आया था देख लेते हैं। सॉरी, कंटिन्यूअस नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे का। ठीक है, जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का जो ग्राफ आया लैम्डा मिनिमम एंड स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी के बीच में, ठीक है, फिर से अपन बना रहे हैं, तो इसका जो ग्राफ आया वो कुछ इस टाइप का आया। देखिए मैं बताता हूँ, इस टाइप का कुछ ग्राफ आया इसका। ठीक है, ये किसके किसके बीच में था, लैम्डा मिनिमम एंड स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी के बीच में। ठीक है, स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी आई के बीच में ये ग्राफ था। तो यहाँ पे अपन ने देखा कुछ पीक्स अपन को नज़र आने लगे। ठीक है, और ये हर एक मटेरियल के लिए क्या थे, अलग अलग। अब ये देखिए, ये वाला जो पीक आया है इसकी वेवलेंथ अलग होगी, इस वाले के लिए जो वेवलेंथ होगी वो अलग होगी, इस वाले के लिए जो वेवलेंथ होगी वो अलग होगी, एंड इस वाले के लिए वेवलेंथ होगी जो अलग होगी। तो अभी अपन पीक्स की बात कर रहे हैं, अभी ये नहीं बात कर रहे हैं कि कौन सी वेवलेंथ किसके लिए होगी। अब आपने देखा होगा एनर्जी लेवल्स, देखे ना एनर्जी लेवल्स, यहाँ पे बना दें। चलिए, आपने इस तरीके से एनर्जी लेवल्स देखे हैं एटम के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आप बोलते थे ये n=1 है, ये n=2 है, ये n=3 है, एंड ये n=4 है, इस तरीके से होते थे। आप इसको K, L, M, N भी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट ट्रांजिशन होते थे। जैसे यहाँ पे होता था 2 से 1 का ट्रांजिशन, यहाँ से इसी तरीके से होता था 3 से 1 का ट्रांजिशन, इसी तरीके से होता था 4 से 1 का ट्रांजिशन, जब होता था 3 से 2 का ट्रांजिशन, और ये होता था 4 से 2 का ट्रांजिशन। ठीक है, तो इस तरीके से जो ट्रांजिशन होते थे, ठीक है, उस पर अपन जब वो पढ़ा था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, तो उसमें अपन ने नाम दिया था, ये सारी जो चीज़ें होती है लाइमन बार्मर आपने पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर उसी तरीके से, ठीक है, लाइमन बार्मर होता था ना हर एक स्पेक्ट्रल लाइन के लिए। जैसे अगर 2 से 1 में, 3 से 1 में, या किसी भी हायर एनर्जी स्टेज से 1 में आता था तो हम बोलते थे लाइमन। ठीक है, या फिर 3 से 2 में या 4 से 2 में या किसी भी हायर एनर्जी स्टेज से डायरेक्ट 2 में आता था तो हम बोलते थे बार्मर सीरीज। उसी तरीके से यहाँ पे भी इसके कुछ नाम होते हैं। जब 2 से 1 में आता है ना,
जब 2 से 1 में आता है ना तो हम बोलते हैं के एक्सरे की स्पेक्ट्रल लाइन है। कौन सी है? के एक्सरे की स्पेक्ट्रल लाइन है, ठीक है। इसी तरीके से जब 4 से 1 में आता है या 3 से 1 में आता है, 4 से 1 में आता है या फिर 3 से 1 में आता है तो हम बोलते हैं ये कौन सी एक्सरे है? के एक्सरे, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं के सेल की क्या है? स्पेक्ट्रल लाइन है, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं के टाइप की एक्सरे है, ठीक है। इनको अपन ने नाम दिया इस तरीके से के अल्फ़ा। जब 2 से 1 में ट्रांजिशन हुआ तो बोला गया के अल्फ़ा। अगर 3 से 1 में ट्रांजिशन हुआ तो बोला गया के बीटा। एंड जब 4 से 1 में ट्रांजिशन हुआ तो बोला के गामा, ठीक है। इसी तरीके से जब यहाँ से यहाँ पे यानी कि जब 3 से 2 में ट्रांजिशन हुआ तो अपन ने इसका नाम दिया एल अल्फ़ा। जब हमारा यहाँ से मतलब कि 4 से 2 में ट्रांजिशन हुआ तो हमने इसका नाम दिया एल बीटा। इसी तरीके से हम जब किसी ऊपर वाली हायर स्टेट से जाएंगे यानी 5 से 2 में आएंगे तो उसको नाम देंगे एल गामा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से नाम दिए गए और ये खाली बस नाम ही थे, ठीक है, जो साइंटिस्ट लोगों ने रख दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सारे नाम हमारे क्या हैं? फिक्स्ड हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ कि 2 से 1 में ट्रांजिशन हो रहा है तो केवल के वाले का ही होगा, या फिर 3 से 1 में हो रहा है या फिर 4 से 1 में हो रहा है। अगर 1 में ट्रांजिशन हो रहा है तो मैं बोलूँगा ये के वाला है, ठीक है। अगर 3 से 2 में हो रहा है तो हम बोलेंगे एल वाला। ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये वाला के का हो जाएगा या फिर ये वाला एल का हो जाएगा, ठीक है। ट्रांजिशन हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग होगा, ठीक है, क्योंकि उनके एनर्जी लेवल्स क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो हम बोलेंगे कि ये सब क्या होंगे भाई साहब? हमारे नाम इनके जो हैं वो फिक्स हैं, ठीक है। अगर 1 में ट्रांजिशन होता है तो हम बोलेंगे के वाला है, अगर 2 में ट्रांजिशन होता है तो हम बोलेंगे एल वाला है। अब यहाँ पे अगर बात करें ये जो पीक आई है ये किस वेवलेंथ के लिए आई है? ये के वाले की है या फिर एल वाले की है? तो अगर बेसिकली हम लोग बात करें, हम लोग ने अभी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा है, ठीक है, तो उसी की एनर्जी की बात कर लेते हैं। हालांकि हाइड्रोजन जो एटम होता है वो एक्सरे प्रोड्यूस नहीं करता है। जनरली मैं आपको समझाने के लिए बस एक बात बता रहा हूँ। जैसे आपको पता है कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ये वाला जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये वाला जो डिफरेंस होता है ये कितना होता है? 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 3 से 1 वाला एंड ये वाला जो एनर्जी का डिफरेंस होता है। तो मैंने बोला कि ये वाली एनर्जी क्या है? ज़्यादा। ये वाली एनर्जी क्या है भाई साहब? ये वाला एनर्जी डिफरेंस है ज़्यादा, तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी। ये वाला एनर्जी डिफरेंस क्या है? ये वाला एनर्जी डिफरेंस कम है, तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो हमने बोला जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसकी एनर्जी कम, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसकी एनर्जी कम। वेवलेंथ किसकी ज़्यादा है बताइए? वेवलेंथ इसकी ज़्यादा, तो इसकी एनर्जी क्या है? कम। यानी के अल्फ़ा वाले की एनर्जी कम होगी, यानी कि उसकी जो वेवलेंथ होगी वो मिनिमम होगी। अब हम यहाँ पे ग्राफ बनाए हैं मिनिमम वेवलेंथ का। तो अगर अपन बात करें तो इसमें से बात करें कि के अल्फ़ा का पीक कौन सा है, तो हम बात करेंगे कि के अल्फ़ा का पीक कौन सा है। हम बोलेंगे कि जिसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी, उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है। जिसकी एनर्जी कम होगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी। तो हम बोलेंगे ये जो बड़ा सा ग्राफ आ रहा है ना, ये के अल्फ़ा का है। ये किसका है? के अल्फ़ा का है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या होगी? ज़्यादा। इधर आते जाएंगे तो वेवलेंथ क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। अब हमने के अल्फ़ा एंड के बीटा तो पता लगा लिया। इसी तरीके से अगर एल अल्फ़ा एंड एल बीटा की बात करें तो यहाँ पे जो बीटा वाला होगा यानी कि जिसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी, ठीक है, उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, तो हम बोलेंगे बीटा वाला ये होगा एंड अल्फ़ा वाला ये होगा। लेकिन हमको ये नहीं पता है कि इसमें से के अल्फ़ा एंड के बीटा कौन है एंड एल अल्फ़ा एंड एन बीटा कौन है, ये अपन को नहीं पता। अभी अपन ने अल्फ़ा एंड बीटा का बात किया ना कि अल्फ़ा कौन सी वेवलेंथ होगी एंड बीटा कौन सी वेवलेंथ होगी, लेकिन अभी एल और के में बाकी है ना। तो अगर अपन बात करें तो ये वाली एनर्जी क्या कम? बहुत ही ज़्यादा कम। अगर यहाँ से यहाँ के ट्रांजिशन की बात करें तो ये वाली एनर्जी अगर हाइड्रोजन एटम में ये होती थी 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये होती थी माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही तो एनर्जी होती थी। जो डिफरेंस निकालते थे ये वाला, तो ये वाला डिफरेंस क्या बहुत ही ज़्यादा कम आता था, ठीक है। तो अगर इस एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा कम तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी? ज़्यादा। तो हम बोलेंगे कि जो आगे वाला जो पीक मिल रहा है ये किसका है? एल अल्फ़ा वाले का। किसका है? एल अल्फ़ा एल बीटा का। और जो पीछे वाला हमको पीक मिल रहा है ये किसका है? के बीटा के अल्फ़ा वाले का। क्या बात इतनी समझ में आई सबको? मैं अगेन रिपीट कर दूं। देखिए हमने बात किया कि जब ट्रांजिशन इस तरीके से होगा 1 में तो हम बोलेंगे ये के वाला है, अगर ट्रांजिशन 2 में होगा इस तरीके से तो हम बोलेंगे एल वाला है, ठीक है। इतनी बात आप समझ में आ रही है। अब अगर बात करें यहाँ से तो के अल्फ़ा कौन है, के बीटा कौन है, तो हमने बोला जिसकी एनर्जी ज़्यादा उसकी वेवलेंथ कम। तो हमने बोला एनर्जी किसकी ज़्यादा? इसकी एनर्जी ज़्यादा। के बीटा वाले की एनर्जी कितनी है? ज़्यादा है, एंड के अल्फ़ा वाले की एनर्जी क्या है? कम है। तो हम बोलेंगे कि के बीटा वाले की एनर्जी ज़्यादा है तो हम बोलेंगे कि इसकी वेवलेंथ क्या आएगी? कम। तो जो ये छोटा वाला पीक मिला इसकी एनर्जी क्या है?
ज़्यादा तो इसकी वेवलेंथ क्या आ गई, कम आ गई। अब अगर बात करें यहाँ पे के अल्फा वाले की तो इसकी एनर्जी कम है तो इसकी वेवलेंथ क्या आएगी, ज़्यादा, तो हमको इस तरीके से पीक्स मिलते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे हमने बोला एल अल्फा के अंदर ये वाला जो होगा, ठीक है, अब बीटा के अंदर तो पता चल गया ना कि बीटा वाला ये होगा, अल्फा वाला। अब के एंड एल में बात जब चली तो के एंड एल की बात क्या हुई कि यहाँ पर क्या बोला गया कि ये वाली जो एनर्जी है एल अल्फा वाले की ये बहुत ही ज़्यादा कम है तो इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। तो हम बोलेंगे जो इधर साइड अगर हम बढ़ते जा रहे हैं तो लैम्डा मिनिमम क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो ये वाला जो होगा वो एल वाले के लिए होगा एंड ये वाला जो होगा वो के वाले के लिए होगा। तो हम बोलेंगे ये वाला जो पीक आ रहा है अपन का ये किसका है, के बीटा का है। ठीक है, सॉरी किसका है, के बीटा का है कि के अल्फा का है, हाँ के अल्फा का है एंड ये किसका है, के बीटा का है। अगर यहीं पे बात करें तो ये किसका है भाई साहब, एल अल्फा का है एंड ये है एल बीटा का। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हर एक स्पेक्ट्रल लाइन के लिए इस तरीके से बना दिया। अब ये जो पीक्स आ रहे हैं इनके लिए भी कोई रीज़न देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। तो इनके लिए रीज़न क्या था, इनके लिए रीज़न ये था कि मतलब कि इसमें जो मतलब लाइन बन रही थी, ठीक है, देखिए अब ये सारे जो ग्राफ्स आ रहे थे, ठीक है, ये हर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के ऊपर आ रहे थे। ठीक है, तो ये सारे जो हमारे ग्राफ थे ये स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए इस तरीके से थे। ठीक है, के बीटा के गामा, ठीक है, इसी तरीके से चलते जाएंगे। तो हमने बोला जिसकी एनर्जी हाई होगी, जिसकी एनर्जी हाई होगी तो उसकी वेवलेंथ कम होगी, तो हम बोलेंगे वहाँ पे छोटा सा पीक मिला, और जिसकी एनर्जी कम होगी उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से अपन को पीक्स नजर आए जब अपन ने हर एक ट्रांजिशन के लिए क्या किया, इस तरीके से ग्राफ बनाया। तो किसके किसके बीच में, स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी एंड लैम्डा मिनिमम के बीच में। बात समझ में आई। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लोग कोई दूसरा मटेरियल ले लेते हैं, यार मान लीजिए हमने जेड की वैल्यू क्या कर दी, इंक्रीज। जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर। हमने क्या किया, जेड की वैल्यू इंक्रीज कर ली। मान लीजिए यहाँ भी बेसिकली हमने मान रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन एटम एक्सरे नहीं प्रोड्यूस करती, मैंने बताया। ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिए हमने हाइड्रोजन लिया, हमने हीलियम ले लिया, मतलब कि एटॉमिक नंबर क्या बढ़ा दिया, ज़्यादा। तो क्या एटॉमिक नंबर बढ़ाने से इनके जो एनर्जी लेवल्स के बीच में जो गैप है क्या वो बढ़ गया। तो जब गैप बढ़ गया तो क्या हुआ, एनर्जी बढ़ गई। एनर्जी बढ़ गई तो क्या हुआ भाई साहब, जल्दी से बताइए। हाँ, यानी कि इनके बीच में जब गैप बढ़ा, ठीक है, तो क्या हुआ, एनर्जी बढ़ी, और एनर्जी बढ़ी तो क्या हो गया, लैम्डा कम हो गया। और लैम्डा जैसे ही कम हुआ तो ये जो ग्राफ है ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है। किधर शिफ्ट हो जाता है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है, यानी ये ग्राफ और इधर आ जाता है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर ये जो मैक्सिमम वाला है जो मिनिमम, यानी कि ये जो के अल्फा के बीटा लिखा हुआ ये नहीं चेंज होता है, बस ये वाला ग्राफ ऐसे आ जाता है। ऐसा नहीं होता कि के अल्फा के बीटा कर दिया और के बीटा के अल्फा कर दिया, ऐसी गलती मत करना। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि ये वाला ग्राफ ऐसे ही रहता है, बस ये क्या होता है लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है जब अपन एटॉमिक नंबर बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया, कंटिन्यूअस एक्सरेज के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो चलिए इसके अंदर आप लोग ये एनर्जी लेवल्स बनाइए और इसमें लिख लीजिए। ठीक है, और ये वाला ग्राफ भी आप लोग बना लीजिएगा, इसके अंदर लिख लीजिए आप लोग। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, द पीक्स हाइट्स shown number, the peaks heights shows number of photon, यानी कि ये जो peaks हैं ये क्या शो कर रहे हैं, नंबर ऑफ फोटोन को शो कर रहे हैं। ठीक है, कि कितने ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन निकल रहे हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ के अल्फा ट्रांजिशन इज मोर देन के बीटा, पॉसिबिलिटी ऑफ के अल्फा ट्रांजिशन इज मोर देन के बीटा then k alpha, sorry, then k beta, and thus intensity is more for k alpha. Then k beta, thus intensity is more than for k alpha. k alpha transition is more than k beta. ठीक है, इसमें जो ट्रांजिशन हो रहा है के बीटा से ज़्यादा हो रहा है, के अल्फ़ा का ट्रांजिशन। तो हम बोलेंगे कि जो एनर्जी होगी, जो इंटेंसिटी होगी के अल्फ़ा की, वो क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी। सेम फॉर एल बीटा एंड एल अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो पीक्स मिल रहे हैं अपन की, इनका भी कोई रीज़न था। रीज़न क्या था, बेसिकली जो 2 से 1 का ट्रांजिशन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। हर इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहता है भाई साहब, स्टेबल होना चाहता है। तो जो 2 से 1 की प्रोबेबिलिटी होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो जब 2 से 1 में जो ट्रांजिशन होता है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा होने के कारण हमको अचानक से क्या मिल जाते हैं, पीक्स मिलते हैं। और जब हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं ना तो ये पीक्स क्या होते जाते हैं, ख़त्म होते जाते हैं, यानी जो एनर्जी का डिफरेंस होता है वो बहुत ही कम होता जाता है।
ठीक है। तो लैम्डा हम लोग जब बढ़ती जाती तो एक समय ऐसा आता कि हम लोग लैम्डा मेजर नहीं कर पाते हैं, यानी इस तरीके से पीक्स उनको नहीं मिल पाते हैं। बात समझ में आ रही है। तो इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें 2 से 1 के ट्रांजिशन में, तो 2 से 1 के ट्रांजिशन में क्या होता है, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। इस वजह से हम लोग क्या बोलते हैं कि जो के अल्फ़ा की इंटेंसिटी होती है, या फिर मैं बोल सकता हूँ स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी होती है, इसका पीक ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू के बीटा। इसी तरीके से अगर बात करें तो 3 से 2 में ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, फिर बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो हम बोलते हैं कि जो एल अल्फ़ा का जो पीक मिलता है वो एल बीटा से क्या मिलता है, ज़्यादा मिलता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इफ़ वी इंक्रीज जेड, इफ़ वी इंक्रीज जेड, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, ठीक है, देन पीक इज शिफ्ट टूवर्ड लेफ्ट, देन पीक इज शिफ्ट टूवर्ड लेफ्ट, यानी कि ये जो पीक होती है ये क्या हो जाती है, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं। अभी मैंने बताया जब अपन एटॉमिक नंबर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। एज द ट्रांजिशन एनर्जी इज इंक्रीज एंड लैम्डा इज डिक्रीज, क्यों हो जाती है शिफ्ट, क्योंकि इनकी जो ट्रांजिशन एनर्जी है वो इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से लैम्डा क्या कर जाता है, डिक्रीज, और ये ग्राफ लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। बात समझ रहे हैं ना, मज़ा आ रही ना एक्सरे पढ़ने में, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है, ठीक है, कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे आने वाली वीडियो अगर देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एट वेरी लार्ज वेवलेंथ नो स्पाइक्स आर ऑब्टेन्ड एंड एट वेरी लार्ज वेवलेंथ, जब अपन बहुत ही ज़्यादा हाई वेवलेंथ की बात करते हैं तो वहाँ हमको कोई भी स्पाइक्स नहीं मिलती हैं। नो स्पाइक्स आर ऑब्टेन्ड एंड दिस रीज़न इज़ नोन एज ब्रेकिंग रेडिएशन, वहाँ पे जो रेडिएशन होने लगता है जब एनर्जी मतलब कि इनकी वेवलेंथ काफ़ी हाई हो जाती है तो वहाँ पे हमारा जो रेडिएशन होता है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग रेडिएशन, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ब्रेकिंग रेडिएशन, ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं वहाँ पे क्या बोलते हैं अपन, ब्रेकिंग रेडिएशन, ठीक। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए बढ़िया सा क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे पर बेस्ड, क्या आपको बस केवल बताना है, बढ़िया क्वेश्चन, जो अभी हमने कॉन्सेप्ट बताया एटॉमिक नंबर का उसी पे बेस्ड, इस तरीके से, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से कुछ ग्राफ मिला अपन को, ये थोड़ा सा सीधा है ऐसे, ठीक है। ये अपन का है Z1, ये है Z2, यानी अलग अलग एटम के लिए अपन ने क्या बनाया है, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे का ग्राफ बनाया है। अब आपको बताना है Z1 एंड Z2 में क्या रिलेशन होगा, फाइंड रिलेशन बिटवीन Z1 एंड Z2, क्या रिलेशन होगा इसके बीच में। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है Z1 ग्रेटर देन Z2, सेकंड दिया हुआ है Z2 ग्रेटर देन Z1, ठीक है, ये तो एक ही हो गया। चलिए यहाँ पे मैंने बोला Z2 ग्रेटर देन Z1, यहाँ पे हो जाएगा थर्ड ऑप्शन Z1 इज इक्वल टू Z2, या फिर फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। बताइए इसमें से क्या होगा, अभी हमने बता दिया आपको, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट। तो हमने क्या बताया, अगर एटॉमिक नंबर बढ़ता है, अगर एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो जो ग्राफ होगा वो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो हम बोलेंगे जो फर्स्ट ऑप्शन होगा यही इसका क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि जब अपन एटॉमिक नंबर बढ़ाते हैं तो उनके बीच में जो ट्रांजिशन का गैप होता है एनर्जी का वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वेवलेंथ कम हो जाती है और ग्राफ लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है। तो हम बोलेंगे Z1 और Z2 में जो रिलेशन होगा वो होगा Z1 होगा ग्रेटर देन Z2 के। बात समझ में आ गई, बढ़िया क्वेश्चन है, ये कंपटीशन में पूछा जाता है जेई के अंदर, ठीक है। तो ये जेई का ही सवाल है। चलिए तो बात समझ में आ गई ना आपको। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपन ने पढ़ लिया एक्सरे क्या होती हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन, एंड अपन ने क्या पढ़ लिया, कंटिन्यूअस एक्सरे,
ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, अपन ने एनर्जी के बेसिस पे देखा कि एक्सरे दो टाइप की होती हैं, हार्ड एक्सरे, सॉफ्ट एक्सरे। 0.1 एंगस्ट्रॉम वाली एक्सरे को अपन क्या बोलते हैं, हार्ड एक्सरे, एंड 100 एंगस्ट्रॉम वाली एक्सरे को क्या बोलते हैं अपन, सॉफ्ट एक्सरे बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी, ग्राफ्स देखें, ठीक है। अपन ने कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे देखी किस तरीके से होता है, वैकेंसी जनरेट करा के अपन बनाते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का ग्राफ हर एक ट्रांजिशन के लिए। कंटिन्यूअस एक्सरे देखी। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के अच्छे से समझ में आए होंगे अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है। आप लास्ट हेडिंग मतलब कि आप लोग अगली हेडिंग डाल लीजिए, ये अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, मॉज़लीज़ लॉ, ठीक है। मॉज़लीज़ लॉ हेडिंग डालिए, मॉज़लीज़ लॉ, ठीक है। ये अपन पढ़ेंगे, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो में मज़ा आया हो, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। बात समझ में आती है? कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय।